बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो बेटे फर्स्ट ईयर आज हमने आपको पता है कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं। आज हमने उसका कंप्लीट करना है, ठीक है ना। हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बेटे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चन तक किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे। उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो आप 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज में उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बेटे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे सारे लेक्चर मिल सकें। अगर आपको वीडियो, अगर आपको कोई टॉपिक समझ ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि आपको उसकी वीडियो भी मिल जाए, ठीक है बेटे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी, हमारे पास गिवन है। हम कहते हैं मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज द स्पेशल केस ऑफ मोशन। मोशन विद constant velocity is a special case of motion with constant acceleration. Is this statement true? Discuss. Question number 7 क्या गिवन है? कहता है कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन भी हमारा कांस्टेंट है। ये बताना है आपने। तो आप बोलेंगे यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ अ स्पेशल केस बिकॉज वी नो डैट एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बेटे। सिमिलरली तो जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, मतलब एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, तो मतलब एक्सेलरेशन भी हमारा चेंज नहीं हो रहा, जीरो का जीरो ही है, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है बेटे। तो इस तरह जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, ठीक है बेटे। हाँ, तो पहले आप सिंपली बताएंगे यस इट इज़ स्पेशल केस, फिर आप उसको एक्सप्लेनेशन में हेडिंग देके बताएंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है इसका मतलब ज़ीरो ही रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है क्योंकि ज़ीरो है, ठीक है। हाँ, ज़ीरो ही रहा, चेंज तो आ नहीं रहा एक्सेलरेशन में भी, तो वो भी कांस्टेंट हुआ, ठीक है बेटे। हाँ चलें, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फॉर एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स फॉर अ गिवन टाइम। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। अब बेटे आप हमने ये टॉपिक पढ़ा था प्रीवियसली ऑन मोमेंटम वाला। अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर हमने कहा था न्यूटन सेकंड लॉ, उसने कहा है ना इसको एक्सप्लेन करना इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन। तो बेटे दोनों को हमने कंपेयर किया था, तो ये वी एफ माइनस वी आई ओवर टी बना था, एफ इधर ही रहा था, एम इधर आके मल्टीप्लाई हो गया था। तो आप चाहें तो एम को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और एक और रिलेशन आप यहाँ से बना सकते हैं, अगर आपको याद हो इम्पल्स वाला टॉपिक है, टी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए एम वी एफ माइनस एम वी आई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो ये हमारी इम्पल्स है, ओके बेटे, उम्मीद है बात समझ आ गई। तो ये उसने कहा है कि इसको रिलेशन प्रूफ करें एक्सेलरेशन मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटे। हाँ चले, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास जी। गिवन फाइंड द चेंज इन मोमेंटम जी, ये तो हो गया 9 वाला। डिफाइन इम्पल्स, शो इट्स रिलेशन टू लीनियर मोमेंटम। डिफाइन इम्पल्स, तो बेटे हमने प्रीवियस टॉपिक में इसको स्टडी किया था कि इम्पल्स हमने कहा था इम्पल्स इज प्रोड्यूस विद द ह्यूज फोर्स एंड वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इन दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है ना, तो इम्पल्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इन टाइम इंटरवल, तो ये टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है। जैसे आप देखें ना क्रिकेट बैट में बैट्समैन उसको हिट करेगा, ठीक है, तो वो जो हिट करेगा वो बहुत स्मॉल शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होगा, लेकिन फोर्स बहुत ह्यूज होगी, ठीक है, जिसमें क्या प्रोड्यूस होती है? इम्पल्स। इसी तरह आप हार्ट बीट देखें, बहुत माइक्रो नैनो सेकेंड्स में वो इम्पल्स आती है उसकी, और उसकी हार्ट बीट आपको पता ही है कितना वो हाई रेट होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह हार्ट बीट बनती, तो ये देखिए कितना हाई एम्पलीट्यूड जा रहा है, तो ये माइक्रो नैनो सेकेंड्स में होता है, ठीक है बेटे। हाँ, तो इम्पल्स की डेफिनेशन बेटे, इसका फार्मूला, इसका बेटे यूनिट न्यूटन सेकंड है, इसकी डायमेंशन, ये सारा आपको मैंने टॉपिक में समझाया। फिर इसका रिलेशन क्या लीनियर मोमेंटम से, यही फार्मूला लिख के आप ऐसे बताएंगे कि ये इम्पल्स किसके इक्वल है? चेंज इन मोमेंटम के। बेटे एमसीक्यूज आएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है? आपने कहना है अप्लाइड फोर्स। एमसीक्यूज आएगा चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है? इम्पल्स के, ओके बेटे, ठीक है। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम बाय ऑर्डर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है ना, उसकी कंडीशन बतानी हमने बेटे बड़े अच्छे से पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आपको याद हो फिर पूरा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, वहाँ से भी जाके कर सकते हैं। यहाँ आपको जस्ट इंट्रो बता देता हूँ कि हमने पढ़ा था m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। हमने कहा था कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। और इसकी स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ी थी बेटे कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा बेटे, कांस्टेंट रहेगा। हमने उसकी डेफिनेशन की, फिर हमने उसका मैथमेटिकल किया। तो बेटे मैं बताया था क्वेश्चन नंबर 10 के जो मोमेंटम है हमारे सिस्टम का ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट। तो बेटे आपको मैंने बड़े अच्छे से ये टॉपिक हमने समझाया, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ बस आपको मैंने सब वही रिपीट किया, ठीक है। हाँ, अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ना है तो आप वहाँ जाके टॉपिक में समझ सकते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस टॉपिक है, 2 टॉपिक पीछे है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, हाउ अ बाउंसिंग बॉल वुड बिहेव इन ईच केस, गिव रीज़न फॉर फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट इन मोस्ट केसेस। बेटे हमने इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन ये भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन क्या होता है जिसमें हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व होती है, और इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं होती। अब इसका क्या मतलब बेटे, अब आपको पता है हमारे जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, वो 2 तरह का होता है। एक जिसमें मार्बल लगा हो, चिप्स लगी हो, हार्ड हो, डेंस हो, टाइल लगी हो, उसमें आप बॉल को हिट करेंगे वो लग के वापस आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। लेकिन एक ऐसा के जिसमें आपके पास जो फ्लोर है वो मडी हो, ठीक है ना, और या स्मूथ ना हो, हार्ड ना हो, ठीक है ना, सॉफ्ट हो, तो उसमें क्या होगा, बॉल या तो उस लग के थोड़ा उछलेगा या उछलेगा ही नहीं, या उस ज़मीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना बेटे। तो ये हमारा क्या है, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ उन्होंने पूछा है कि क्या होते हैं और इसमें क्या क्या इसमें केसेस आ सकते हैं, ठीक है बेटे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 12, व्हाट यू मीन बाय हाइट ऑफ फ्लाइट और रेंज। तो बेटे टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज हमने ये प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है, लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर 3 का, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसका मैंने आपको पार्ट 3 में पढ़ाया था, रेंज और हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटे अगर आपको याद हो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, मैंने आपको बताया था कि टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। कि ये आपका एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, हाँ जी, ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग है। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम टेकन है वो क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैंने करवाई है बड़े अच्छे से, ठीक है बेटे। और इसी तरह उसका रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टिल पॉइंट ऑफ लैंडिंग। प्रोजेक्शन से लैंडिंग तक का जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, इसे हम क्या बोलते हैं बेटे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसकी डेफिनेशन, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन आपको मैंने टॉपिक में समझाई है, ठीक है बेटे। हाँ, टॉपिक के लिंक्स आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है बेटे। हाँ जी, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 में उसने पूछा है कि शो करें कि प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज होती है 45 के एंगल पे। तो बेटे अगर आपको याद हो ना फार्मूला, तो फार्मूला हमारा कुछ इस तरह था रेंज का, vi² sin 2θ/g, ठीक है। तो बेटे यहाँ से आप सिंपल sin 2θ लें, क्योंकि इसी की सारी गेम है ना एंगल की। तो अब 45 एंगल हमने प्रूफ करना है। अब आपको पता है कि अगर यहाँ 45 होगा, ठीक है ना बेटे, तो 245 से मल्टीप्लाई होगा, sin 90 बनेगा, जो क्या है 1 के इक्वल है, ठीक है ना बेटे। आपको बड़े अच्छे से पता ही है। तो अब ये प्रूफ करना है हमने, ठीक है बेटे। तो ये देखें, आपको पता है, इसको आप ले लें 1 के इक्वल। अब ये साइन इधर आगे क्या होगा बेटे, इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है बच्चों, 90 होता है। तो ठीक 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो 90 का हाफ 45। तो इस तरह प्रूफ हो गया कि 45 एंगल पे मैक्सिमम रेंज होती है, ठीक है बेटे। हाँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, जिसमें हमने क्या किया, मैंने कहता है एट व्हाट पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड। तो बेटे अगर आपको याद हो
प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरी मोशन में ना दो कंपोनेंट है ना, एक एक्स और एक वाई। वेलोसिटी के हमारे दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई है। तो मैंने कहा था एक्स कंपोनेंट हमारा कांस्टेंट है, चाहे वो पॉइंट ऑफ लैंडिंग हो, चाहे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो या मैक्सिमम हाइट हो, ठीक है ना। दोनों पोजीशंस पे उसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट वो कांस्टेंट है, ये हमने डेफिनेट। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट हमारा वेरिएबल है, ये चेंज होता है। अब इसमें क्या वेरिएंस आती है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है और बाकी दोनों कंपोनेंट में मैक्सिमम होता है, ठीक है बेटे। तो आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल हैव मैक्सिमम स्पीड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग दोनों पे होगी, लेकिन मिनिमम कहाँ पे होगी, मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 है इसलिए, ठीक है बेटे। हाँ, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई और टॉपिक समझना हो तो आप 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज में उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बेटे। हाँ जी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।